12th क्लास। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, संधारित्र तथा परावैद्युत, है ना, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। अब संधारित्र क्या होते हैं, इससे पहले तुम लोगों को ये पता है कि पदार्थ को हम कितने भागों में बांटते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं, चालक और अचालक। चालक पदार्थ क्या होते हैं? चालक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता है। तुम सबको पता है ये बात, जैसे कि लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम, इसे क्या है, चालक है, सारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और अचालक क्या होते हैं? विद्युत रोधी क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, उन्हें हम अचालक पदार्थ कहते हैं या इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा कागज़ है, अभ्रक है, कांच है, लकड़ी, ये सब क्या है, अचालक होते हैं, ठीक। अब जो धारा का प्रवाह होता है कुछ पदार्थों में नहीं होता या कुछ पदार्थों में होता है, वो क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो इसका रीज़न है तुम्हारे फ्री चार्जेस, ठीक। तो चालक में फ्री चार्जेस कहाँ से आते हैं? देखो बच्चों, तुम लोग को सबको पता है कि जो हमारा परमाणु, जो प्रत्येक पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये एक परमाणु का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। और परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाभिक के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, ठीक। और नाभिक के अंदर क्या होता है? हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो किसी परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मतलब किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं उनकी संख्या बराबर होती है। इसीलिए जो परमाणु होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज हो गए उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया। टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा? शून्य। इसलिए नाभिक पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन, जो कक्षाएं नाभिक के पास होती हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में, अब इस नाभिक पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो इनके बीच में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो जो कक्षाएं नाभिक के पास होती हैं उनमें इस आकर्षण बल का मान बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है इस आकर्षण बल का मान घटता जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कूलाम के नियम से कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R का मान जितना कम होगा F का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और R का मान जितना ज़्यादा होगा F का मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो कक्षाएँ इस नाभिक से दूर होती जाएंगी इस आकर्षण बल का मान हमारा कम होता जाएगा। तो जो कक्षाएँ नाभिक से दूर होती हैं और आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, तो रूम टेम्परेचर पर बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षा को छोड़कर धातु में आ जाता है, मेटल में आ जाता है, और उसमें फ्रीली मूव करता है। मुक्त रूप से वो धातु के अंदर क्या करता है? गति करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? धनायन आ जाता है। वो जो हमारा परमाणु था, परमाणु में रहकर क्या बन जाता है? धनायन। यहाँ पर मैंने किसी धातु का, एक मेटल का एक क्रिस्टल जारक दिखाया है, जिसमें ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज धनायन है और ये उससे निकला इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब जो धनायन होते हैं वो क्रिस्टल जालक में, धातु के जालक में क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं, है ना, वो स्थायी रूप से बंधे होते हैं और ये अपनी जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए इन धनायनों को हम कहते हैं बाउंड चार्जेस या बद्ध आवेश। ये धनायन है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो जो परमाणु था वो क्या बन गया? धनायन। और ये क्रिस्टल जालक के अंदर या धातु जालक के अंदर फिक्स होते हैं, बंधे हुए होते हैं, और ये अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तो फ्री कौन हुआ? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। चार्ज मतलब चार्ज क्यों, धारा क्यों बहती है? इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मुक्त आवेश की तरह गति करते हैं, धारा को एक जगह से, मुक्त आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक। अचालकों में क्या होता है? इंसुलेटर्स में
इंसुलेटर्स में जो बाहरी कक्षाएं होती, जैसे कि इसमें तो मैंने दिखाया कि बाहरी कक्षा में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, पहली में लास्ट में एक था, इससे पहले वाले उसमें, ठीक है। लेकिन जो अचालक होते हैं, जैसे कि तुम्हारा इनर्ट गैसेस वगैरह हैं, उन सब की कक्षाएँ क्या होती हैं, पूरी तरह से भरी हुई होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे होंगे तो इलेक्ट्रॉन कोई फ्री ही नहीं होगा, और जब फ्री नहीं होंगे तो इनमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा क्यों बहती है, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसीलिए जो अचालक होते हैं उनमें धारा का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और चालकों के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो किसी धातु के या किसी पदार्थ के चालक या अचालक होना किस पर डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर किसी पदार्थ के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो चालक होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो अचालक होगा। अब विद्युत धारिता क्या होती है बच्चों, किसी चालक की विद्युत आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, हम किसी चालक को जो आवेश देते हैं वो ग्रहण करने की क्षमता उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। मतलब जब आप किसी चालक को आवेश की मात्रा दोगे तो उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता है, ठीक। जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो जो विद्युत विभव है उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, ठीक है। हमने मान लो किसी चालक को क्यू आवेश दिया, और क्यू आवेश देने पर उसका विभव क्या हो गया, वी हो गया। इस प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, Q = C × V। ये C एक नियतांक है जो किस पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो चालक के आकार पर डिपेंड करता है, दूसरा जो चालक है उसके आसपास कैसा माध्यम है, निर्वात में रखा है, एयर में रखा है, या उसके चारों ओर कोई कांच का माध्यम है, कैसा माध्यम है, उस माध्यम पर निर्भर करता है। तीसरा, उसके आसपास कोई अन्य चालक है तो कैसा है। तो जो सी है या नियतांक के 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पर, चालक के आकार पर, और उस चालक के समीप जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। इस सी को हम कहते हैं विद्युत धारिता। ये हमारी क्या है, विद्युत धारिता है। तो सी को विद्युत धारिता बोला जाता है। तो Q = C भी होगा। यहाँ से अगर परिभाषा हम निकालेंगे तो C = हो जाएगा Q/V, ठीक है। तो परिभाषा यहाँ से हमारी निकल आई, रटने की ज़रूरत नहीं बच्चों, यहीं से आप समझ सकते हो। यहाँ Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, और V क्या है, चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, है ना। तो चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, ठीक। चालक को दिए गए आवेश, फॉर्मूला ध्यान रखो, C = Q/V। तो चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं, ठीक। अगर इसका मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और जो विभव है उसका मात्रक वोल्ट होता है, तो कूलाम पर वोल्ट यानी कि फैरेड। तो जो धारिता का मात्रक होता है वो फैरेड होता है, उसको हम F से दिखाते हैं। अगर इस फॉर्मूले में हम Q = 1 कूलाम रख दें और V = 1 वोल्ट रख दें, और जब सॉल्व करोगे तो 1/1 यानी कि क्या हो गया, 1 फैरेड। तो 1 फैरेड की परिभाषा क्या होगी, 1 फैरेड उस चालक की धारिता है जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसकी विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट होती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये क्या है, 1 कूलाम आवेश है और ये क्या है, 1 वोल्ट है ना। तो किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि अगर 1 वोल्ट है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा बच्चों नेक्स्ट जो है डेरिवेशन वो है किसी विलगित गोली चालक की धारिता। हमने माना कि हमारा एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी त्रिज्या क्या है, A है। हमने इसको +Q आवेश दिया, तो जो +Q आवेश होगा वो क्या होगा, इस गोली चालक के सरफेस पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इस चालक के पृष्ठ पर हर बिंदु पर विभव कैसा होगा, समान होगा। यानी कि ये चालक का पृष्ठ है वो कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ। और आप लोग को ये पता है, मैंने बताया भी था इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने समविभव पृष्ठ पढ़ाया है, उस पर ये बताया भी था कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। इसलिए समविभव पृष्ठ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत
रेडियली बाहर की ओर, त्रिज्यता बाहर की ओर होती हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की विद्युत दिशा को शो कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, रेडियली बाहर की ओर होगी, गोली चालक से बाहर की ओर और पृष्ठ के लंबवत होगी। ठीक है। अब सपोज़ अगर हम ये माने कि ये जो हमारा ये जो सरफेस पर आवेश है वो हमारा अगर सेंटर पर है, अगर इस गोले के केंद्र O पर स्थित है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पृष्ठ पर विभव का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R होता है। हम पढ़ चुके हैं किसी आवेश से R दूरी पर अगर विभव निकालना तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पर R = A है, A क्या है, इस गोली चालक की त्रिज्या है। R को हमने यहाँ पर एक जगह लिख दी, तो V = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/A। अब धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। इस V की वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/A। ये पूरी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, ये जो नीचे है वैल्यू ये कहाँ जाएगी, ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा, Q रह जाएगा। ठीक है। तो ये C बराबर क्या हो जाएगा, Q × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A/Q। Q से Q कट गया, तो C = आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A। ये हमारी क्या है, किसी गोली चालक की धारिता C है, पाई तुम्हारा कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, के माध्यम का परावैद्युतांक होता है, और के क्या है, ए क्या है, यहाँ गोलीय चालक की त्रिज्या। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ हमने मीडियम के लिया है, कोई भी मीडियम लिया है गोली चालक की ओर। अगर मान लो मीडियम हमारा निर्वात या वायु हो, तो इस के का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मूले में के की वैल्यू 1 रखते हो, तो C है वो C0 बन जाता है। C0 मतलब निर्वात में उसी चालक की विद्युत धारिता। C0 का मतलब यहाँ पर क्या है, निर्वात में किसी चालक की धारिता, और C क्या है, किसी माध्यम में चालक की धारिता। या के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फिर ये क्या रह जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × A। ठीक। अब इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो LHS का LHS में होगा और RHS का RHS में होगा। तो C/C0 तो ये हो गया है LHS, और RHS में क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, खाली K। तो K = हमारे पास क्या आ गया, C/C0। तो यहाँ से हम परावैद्युतांक की परिभाषा दे सकते हैं कि C क्या है, किसी माध्यम में किसी गोली चालक की धारिता, माध्यम में किसी गोली चालक की धारिता, और निर्वात में उसी चालक की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, है ना। देखो परिभाषा से ही आपकी डेफिनेशन बन रही है। C क्या है, किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता, और C0 क्या है, निर्वात में गोली चालक की धारिता। इसका हमने क्या लिया, अनुपात लिया, डिवाइड मतलब अनुपात, है ना। तो किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता और निर्वात में गोली चालक की धारिता के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने बच्चों फर्स्ट लेसन में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि K = होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। ये भी परिभाषा आपकी सही मानी जाएगी कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशन हो गया। आप किसी भी टर्म्स में अगर परावैद्युतांक की परिभाषा पूछी जाए तब किसी भी टर्म में दे सकते हो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, और अगर वो क्या धारिता के पदों में लिखो तो ये देनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके बाद मैंने यही परिभाषा लिखी है यहाँ पर कि किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता और निर्वात या वायु में उसी चालक की धारिता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब इस चालक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। देखो बच्चों, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं, तो इससे पहले भी मैंने बताया कि चालक को आवेश देने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं, उस चालक की पोटेंशियल एनर्जी। देखो अगर मान लो ये हमारा कोई चालक है, इसे मुझे Q आवेश देना है, तो मैं इसे पूरा Q आवेश एक साथ नहीं दूंगी। इस Q आवेश के मैं कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स करूँगी। ठीक है। तो जब आप शुरू में एक पार्ट इसको देते हो, शुरू में इसका विभव क्या है हमारा, 0 है। तो जब इसको शुरू में एक पार्ट देते हो तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आपने इसको एक छोटा सा आवेश Q' दे दिया, तब और आवेश देने के लिए आपको इस आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस आवेश को यहाँ और देने में कार्य करना पड़ता है। तो हमारा क्या होगा,
हमारा जो ये जब कार्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर और आवेश दोगे तो और बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होती है, विभव के मान में वृद्धि होती जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो भी बढ़ती जाती है। ठीक, तो हमने माना शुरू में जो हमने जो चालक पर जो विभव है, चालक पर जो विभव है शुरू में हमने माना 0 है। जब प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया तो जो औसत विभव उसका क्या हो गया, 0 + v/2, है ना, यानी कि v/2 हो गया। तो क्यू आवेश देने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है विभव का, v क्या होता है, W/Q होता है। इस फॉर्मूले से W = v × Q हो जाएगा। अब यहाँ v की जगह क्या हो जाएगा, v/2। ये भाई एवरेज विभव तो v/2 आया उस चालक के ऊपर, है ना। शुरू में v था, क्यू आवेश दे देते थे हमारा v हो गया, तो नेट विभव कितना हुआ, v/2। ठीक, यहाँ पर जब हम रख के सॉल्व करेंगे तो W = v/2 × Q। यही कार्य हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैंने क्या कहा था, किसी चालक को आवेश देने में, किसी चालक को के पृष्ठ पर जो आवेश दिया जाता है उस आवेश को देने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यही कार्य हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी U। तो U = हो जाएगा Q × V 1/2 V, 1/2 को आगे ले लिया, U = 1/2 Q × V। अब ये तो Q और V के टर्म्स में, हम इसे C और V के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे, Q की जगह जब आप C × V रख दोगे तो ये CV² हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, U = 1/2 CV²। अब इस फॉर्मूले को हम Q और C के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, इस V को आप रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस करोगे इस V को, V = Q/C। जब यहाँ पर रख दोगे तो U = हो जाएगा 1/2 Q × Q/C। तो U = 1/2 Q²C। तो ये तीनों फॉर्मूले बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे। U = 1/2 QV होता है Q और V के टर्म्स में, C और V के टर्म्स में 1/2 CV² होता है, और Q और C के टर्म्स में 1/2 Q²/C होता है। तो ये क्या है, किसी चालक की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि जब किसी कंडक्टर, किसी आवेशी चालक को जो हम आवेश देते हैं, उस आवेश को देने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वो उसके पृष्ठ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसे ही हम उस चालक की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।